सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। वृद्धाश्रम के बड़े से गेट पर धुंध की चादर लिपटी हुई थी। अंदर सावित्री देवी अपने बिस्तर पर बैठी खिड़की के पार झांक रही थीं। हर दिन की तरह आज भी सूरज देर से उग रहा था और उसकी किरणें उनके चेहरे तक पहुंचने से पहले ही राख बन चुकी थीं। उनके पास रखने वाला स्टील का कप चाय से नहीं बल्कि अधूरी उम्मीदों से भरा था। उन्होंने अपने कांपते हाथों से चादर ठीक की और धीरे से कहा, कभी सोचा नहीं था कि एक दिन अपने ही घर में जगह न होगी। सावित्री देवी के बेटे राजन ने उन्हें यहां छोड़े हुए पूरे 2 साल हो चुके थे। उस दिन भी उन्होंने कहा था, मां, बस कुछ दिनों की बात है, जैसे ही घर में मरम्मत का काम खत्म होगा मैं आपको ले जाऊंगा। मगर वे कुछ दिन कभी खत्म नहीं हुए। अब सावित्री को यह समझ आ गया था कि बेटे ने उन्हें यहां से भूल जाना ही अपना नया जीवन बना लिया है। वृद्धाश्रम में और भी लोग थे। कोई अपने बच्चों के इंतजार में हर शाम दरवाजे की ओर देखता तो कोई चुपचाप दीवारों से बातें करता। लेकिन सावित्री अलग थीं। उनके भीतर अब भी एक लौ जल रही थी जिसे समय ने बुझाने की कोशिश की, मगर वो हर रात और प्रज्वलित हो जाती। वे अक्सर कहती, मां को भुलाया नहीं जा सकता, बेटा सिर्फ याद करना भूल जाता है। एक शाम जब सब लोग टीवी देख रहे थे, सावित्री धीरे से अपने कमरे में गईं और पुराने बक्से में से एक फटा हुआ बैग निकाला। उसमें बस 2 जोड़ी कपड़े, एक पुराना चश्मा और कुछ नोटों की गड्डी थी जो उन्होंने अपनी पेंशन से बचाई थी। उन्होंने उसी पल तय कर लिया, अब मैं यहां से जाऊंगी, किसी को बताए बिना चुपचाप अपने घर वापस। रात के 2 बजे का समय था। गेट पर चौकीदार झपकी ले रहा था। सावित्री धीरे धीरे रेंगते हुए वहां पहुंची और जैसे किसी ने ऊपर से इशारा किया हो, हवा के एक झोंके ने गेट को थोड़ा सा खोल दिया। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर सिर पर लिया और बाहर निकल गईं। उस जगह से जहां उन्होंने 2 साल तक अपने अपनों का इंतजार किया था। वृद्धाश्रम से बाहर की दुनिया उन्हें नई लग रही थी। सड़कों पर बसों की आवाजें, ठंडी हवा और अजनबी चेहरे, सब कुछ बदला बदला सा था। लेकिन उनके मन में बस एक ही दिशा थी, अपने पुराने मोहल्ले की, उसी घर की जहां उन्होंने अपने बेटे को पाला, जहां उन्होंने अपने पति की अंतिम चिता सजाई, जहां उन्होंने जीवन जिया था। कई घंटों की यात्रा के बाद वे शहर पहुंची। उनके पास किराए के पैसे मुश्किल से बचे थे, लेकिन दिल में उत्साह उमड़ रहा था। रास्ते में एक दर्पण के पास से गुजरते हुए उन्होंने खुद को देखा। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और थकान से भरी आंखें। उन्होंने मन ही मन कहा, अगर मुझे घर लौटना है तो अब मुझे खुद को बदलना होगा। अगले कुछ दिनों तक सावित्री ने पास के एक छोटे लॉज में कमरा लिया। वहीं उन्होंने खुद को नया रूप देने की ठानी। उन्होंने बालों को रंगा, नया चश्मा लिया और साड़ी की जगह हल्का सलवार सूट पहनना शुरू किया। उन्होंने अपना नाम बदल लिया। अब वे सुनीता थीं। सुनीता अब एक नई औरत की तरह दिखती थीं। उन्होंने पास के एक ब्यूटी पार्लर में जाकर अपनी झुर्रियों को थोड़ा छिपाने की कोशिश की। पहली बार उन्होंने आईने में खुद को मुस्कुराते हुए देखा। वो मुस्कुराहट नकली नहीं थी, बल्कि उस स्वतंत्रता की थी जो उन्हें वर्षों बाद मिली थी। फिर एक दिन उन्होंने तय किया कि अब घर लौटने का समय आ गया है। उन्होंने अपना पुराना पता जेब में रखा और बस स्टैंड की ओर बढ़ीं। रास्ते में उनका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे किसी किशोरी का पहला प्रेम हो। घर वहीं था, बड़ा सुंदर, लेकिन अब उस पर एक नया नेम प्लेट था, राजन एंड कविता। सावित्री ने दूर से देखा। आंगन में उनकी पोती नंदिनी खेल रही थी, जिसे उन्होंने आखिरी बार तब देखा था जब वह बस 2 साल की थी। अब वो लगभग 8 साल की हो चुकी थी। सावित्री का दिल भर आया। उन्होंने खुद को संभाला और दरवाजे की ओर बढ़ीं। घंटी बजाई। दरवाजा कविता ने खोला। साड़ी में सजी धजी, हाथ में मोबाइल, चेहरे पर चौंक। उसने पूछा, जी कौन? सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, मैं आपके घर काम करने आई हूं, सुनीता नाम है मेरा। कविता ने कुछ पल उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। चेहरे की झुर्रियों और उम्र के निशानों के बावजूद सावित्री के भीतर एक अजीब शांति थी। कविता ने कहा, अच्छा, हमें किसी काम वाली की जरूरत तो है ही, आ जाइए कल से। सावित्री ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद बहू, और तुरंत खुद को संभाल लिया। मतलब, मैडम। अगले दिन से सावित्री ने उसी घर में काम करना शुरू किया जहां कभी वे रानी थीं। अब वही घर उनका कार्यस्थल बन गया था। वह घर का हर कोना पहचानती थीं, लेकिन अब वो सब कुछ चुपचाप करतीं, जैसे किसी अजनबी के यहां आई हों। राजन सुबह ऑफिस जाता, कविता दिन भर मोबाइल और दोस्तों में व्यस्त रहती, और नंदिनी स्कूल।
घर में उनकी उपस्थिति किसी को खटकती नहीं थी, क्योंकि वे अदृश्य थीं, पर उनके दिल में एक अलग संतोष था। अब वो अपने घर में थीं, भले ही पहचान छिपाकर। एक दिन जब कविता बिस्तर पर बैठी थी, सावित्री ने उसे चाय दी। गलती से ट्रे उनके हाथ से छूट गई और गर्म चाय कविता के पैर पर गिर गई। कविता ने गुस्से में झाड़ दिया। अंधी हो क्या? ध्यान नहीं रख सकती? सावित्री के होंठ कांपे, मगर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, माफ कीजिए मैडम, अगली बार नहीं होगा। उस रात सावित्री देर तक छत पर बैठी रहीं। आसमान की ओर देखते हुए बोलीं, भगवान, यही वही बहू है जिसने कहा था कि मैं इस घर की बदनसीबी हूं। अब मैं उसकी परछाई बनकर रह रही हूं। आंसू गालों पर बह निकले, लेकिन उन्होंने उन्हें पहुंचा नहीं। कुछ हफ्तों बाद कविता बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इनको आराम की जरूरत है। घर का सारा काम अब सावित्री के ऊपर आ गया। उन्होंने दिन रात सेवा की, बिना शिकायत। राजन ने पहली बार ध्यान दिया कि यह औरत कितनी ईमानदारी से काम करती है। एक शाम राजन ने पूछा, सुनीता जी, आप कहाँ रहती हैं? सावित्री मुस्कुराईं। कहीं नहीं साहब, बस जिंदगी वहीं बिताती हूं जहां कोई जरूरत महसूस कराए। राजन उस जवाब को समझ नहीं पाया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब अपनापन जग गया। नंदिनी अब सावित्री से बहुत घुल मिल गई थी। वह रोज उनके पास आकर बातें करती, कहानियां सुनती। एक दिन उसने मासूमियत से पूछा, दादी, आप जैसी मेरी दादी होती तो कितना अच्छा होता। सावित्री की आंखें भर आईं। उन्होंने बस कहा, शायद कभी होंगी भी बेटा। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। कविता अब कम गुस्सा करती थी। राजन अक्सर घर जल्दी आने लगा, लेकिन सावित्री का रहस्य अब भी छिपा था। कोई नहीं जानता था कि यह औरत असल में उसी घर की असली मालकिन थी। एक दिन सावित्री को बुखार हो गया। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन नंदिनी ने नोटिस किया। उसने जाकर अपने पिता को बताया, पापा, सुनीता आंटी बहुत बीमार हैं। राजन भागता हुआ उनके कमरे में पहुंचा और पहली बार उन्हें पास से देखा, बिना उनके चश्मे और दुपट्टे के। उनके चेहरे पर कुछ जाना पहचाना सा था। राजन ने कुछ पल देखा और कहा, आपकी आंखें बिल्कुल मेरी मां जैसी हैं। सावित्री ने नजरें झुका लीं। हर मां की आंखें एक जैसी होती हैं बेटे। अगले दिन कविता ने राजन से कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उस औरत में कुछ अजीब है। वो घर के हर कोने को ऐसे जानती है जैसे यहां सालों से रह रही हो। राजन ने बस मुस्कुराकर कहा, शायद यही तो वजह है कि वो इतनी सुकून देती है। धीरे धीरे सावित्री की तबीयत बिगड़ने लगी, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं। उन्होंने बस एक पुराना कागज निकाला, उनकी पेंशन पासबुक और उनके पति की तस्वीर। उन्होंने चुपचाप दोनों को नंदिनी के बैग में रख दिया, ये सोचकर कि एक दिन सब सच्चाई खुद जान लेंगे। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन नंदिनी ने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए अपने बैग से कागज निकाले और उनमें वो तस्वीर भी निकल आई जिस पर लिखा था, स्वर्गीय हरिनारायण पत्नी सावित्री देवी। कविता के हाथों से वो तस्वीर गिर पड़ी और उसकी आंखों में बिजली सी कौंध गई। वो भागकर रसोई में पहुंची, जहां सावित्री चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थीं। उसने उनका हाथ पकड़कर कहा, आप कौन हैं? सावित्री ने बस मुस्कुराकर कहा, वही जिसे तुमने 2 साल पहले इस घर से निकाल दिया था। कविता के होंठ कांपने लगे। उसने कुर्सी पकड़ ली। आप? मां जी? सावित्री ने सिर झुकाया। हां, वही मां जी जो तुम्हारे लिए बोझ बन गई थी। राजन जब घर आया तो सब कुछ सुनकर सन्न रह गया। उसने धीरे से मां के पैर छुए और रो पड़ा, मां, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सावित्री ने उसका सिर उठाया और कहा, बेटा, मां जब अपने बच्चे से नाराज नहीं होती, बस थक जाती है। कविता रोते हुए उनके पैरों में गिर गई। मां जी, मैंने बहुत गलत कहा था। मुझे लगा था आप हमारी जिम्मेदारी हैं, लेकिन आप तो हमारी पहचान थीं। उस रात घर में पहली बार सन्नाटा नहीं, बल्कि सुकून था। सावित्री ने अपनी पुरानी जगह पर बैठकर वही दीपक जलाया जो उनके पति की तस्वीर के सामने हमेशा रखा जाता था। नंदिनी उनके पास आई और बोली, अब आप कहीं नहीं जाएंगी ना दादी? सावित्री मुस्कुराई, अब कहीं नहीं, अब तो मां अपने घर लौट आई है। राजन ने वृद्धाश्रम जाकर मैनेजर को धन्यवाद दिया। धन्यवाद कि आपने मेरी मां को संभाला, मैनेजर ने कहा। आपकी मां? सावित्री देवी तो 2 महीने पहले यहां से चली गई थीं, लेकिन उन्होंने एक नोट छोड़ा था, मैं अब अपने घर जा रही हूं। राजन ने वह नोट हाथ में लिया और आंसू छलक पड़े। वह समझ गया कि मां ने कोई गलती नहीं की, उन्होंने बस अपना हक लिया था। घर लौटकर उसने सावित्री के कमरे के बाहर एक नई नेम प्लेट लगवाई, सावित्री निवास। कविता ने कहा,
अब यह घर आपका है। माँ जी, सावित्री ने हल्की मुस्कान दी। घर किसी का नहीं होता, बस उसका होता है जो दिल से अपनाए। दिन गुजरते गए, लेकिन अब हर सुबह घर में माँ की हंसी सुनाई देती थी। कभी रसोई से पूजा की घंटियां, कभी नंदिनी की आवाज, दादी कहानी सुनाओ। सावित्री अब सिर्फ माँ नहीं रही, वो घर की आत्मा बन चुकी थी। उनका चेहरा अब थका नहीं, बल्कि चमक रहा था, जैसे कोई अधूरा सपना पूरा हो गया हो। एक शाम उन्होंने राजन के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, याद रखना, मां को वृद्धाश्रम नहीं भेजते। मां को बस थोड़ा समय और प्यार चाहिए होता है। और उस दिन जब सूरज डूबा, सावित्री ने धीरे से आंखें बंद कीं। चेहरे पर मुस्कान थी। वो जानती थीं, अब वो अकेली नहीं है। उनका घर, उनका बेटा, उनकी पोती, सब उन्हें वापस मिल गए थे। घर में दिया जलता रहा, जैसे मां की आत्मा कह रही हो, मैं लौट आई हूं अपने घर। सावित्री देवी की मृत्यु के बाद भी घर में उनकी उपस्थिति हर जगह महसूस होती थी। सुबह जब पूजा की घंटी बजती, तो ऐसा लगता जैसे वे ही आरती गा रही हों। हवा में अब भी हल्की सी चंदन की खुशबू रहती थी, जो उनके कमरे से पूरे घर में फैल जाती थी। राजन हर सुबह मां के कमरे में जाता, उनके तकिए को सीधा करता और कहता, मां, अब तो आप चैन में होंगी ना। कविता, जो कभी अपनी सास को बोझ समझती थी, अब हर सुबह उनकी तस्वीर के सामने सिर झुकाती थी। वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाती थी। काश मैंने तब समझा होता कि मां जी घर नहीं, भावनाओं का सहारा होती है। हर दिन वो उनके कमरे में जाकर दीपक जलाती और खुद से वादा करती, अब यह घर कभी किसी के लिए बंद नहीं होगा। नंदिनी हर रात दादी की पुरानी किताबों में झांकती, उनके लिखे नोट्स पढ़ती। एक नोट पर लिखा था, बेटी, जिंदगी तब आसान हो जाती है जब हम दूसरों की गलती माफ करना सीख लें। नंदिनी को लगता जैसे दादी अब भी उससे बात कर रही हों, धीरे से कहानियां सुना रही हों। राजन के भीतर गहरा पश्चाताप था। उसे याद आता कि कैसे उसने 2 साल पहले अपनी मां को वृद्धाश्रम छोड़ा था, यह सोचकर कि यह सिर्फ कुछ हफ्तों की बात होगी। अब उसे एहसास हुआ कि कोई भी सुविधा मां के प्यार की जगह नहीं ले सकती। वह अक्सर खुद से कहता, मैंने सिर्फ मां को नहीं खोया, मैंने खुद का एक हिस्सा खो दिया। सावित्री की मौत के बाद घर में जो खालीपन आया, उसने सबको एक दूसरे के करीब ला दिया। कविता और राजन अब एक दूसरे से झगड़ते नहीं थे। नंदिनी की हंसी पूरे घर में गूंजती थी, जैसे सावित्री अपनी मृत्यु के बाद भी सबको जोड़ गई हों। एक दिन राजन ने अपने ऑफिस में वृद्धाश्रम के लिए दान का कार्यक्रम आयोजित किया। उसने कहा, जो मां हमें दुनिया में लाती है, उन्हें दुनिया के किसी कोने में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्दों में सच्चाई थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। बोली, बेटा, मैं तुम्हारी मां सावित्री के साथ वृद्धाश्रम में रहती थी। उन्होंने हमेशा कहा था, मेरा बेटा आएगा, जरूर आएगा। राजन की आंखें भर आईं। उसने उस औरत का हाथ थामा। आप अब हमारी मां हैं। वह महिला घर आई और कविता ने उसे सच्चे मन से अपनाया। उसने कहा, अब यह घर हर उस मां के लिए खुला रहेगा जिसे समाज ने अकेला छोड़ दिया। सावित्री की आत्मा शायद कहीं मुस्कुरा रही थी। अब मेरा घर सच में सावित्री निवास बन गया है। धीरे धीरे मोहल्ले में लोगों को इस बदलाव की खबर हुई। कई वृद्ध महिलाएं, जिन्हें उनके बच्चे छोड़ गए थे, यहां आकर रहने लगीं। घर अब एक शरण स्थल बन गया था, जहां कोई अकेला नहीं था। कविता हर सुबह सबके लिए खाना बनाती, राजन उनके साथ बैठकर बातें करता। घर में अब नफरत नहीं, अपनापन था। नंदिनी सबकी पोती बन गई थी। कभी किसी का चश्मा ठीक करती, कभी किसी को कविता सुनाती। एक दिन नंदिनी ने अपनी स्कूल की प्रस्तुति में भाषण दिया। मेरी दादी ने सिखाया कि असली सुंदरता किसी के चेहरे में नहीं, उसके दिल में होती है। उन्होंने नया रूप लिया ताकि हम अपने पुराने दिलों को देख सकें। संपूर्ण सभागार तालियों से गूंज उठा। कविता की आंखों में आंसू थे। समय के साथ सावित्री की कहानी शहर में एक मिसाल बन गई। अखबारों ने लिखा, वृद्धाश्रम से लौटी मां ने बनाया आश्रय, जहां हर मां को मिलता है नया घर। राजन को अब समझ आया था कि उसकी मां ने सिर्फ अपना घर नहीं लौटाया, उन्होंने अनगिनत मांओं को नया जीवन दिया। रात को जब सब सो जाते, कविता सावित्री की तस्वीर के सामने बैठती और कहती, मां जी, आपने मुझे सिखाया कि माफी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। धीरे से दिया टिमटिमाता, मानो किसी ने जवाब दिया हो। बेटी,
अब तू मां बन गई है। नंदिनी अक्सर दादी के कमरे में जाकर तकिए के पास बैठती। एक दिन उसे तकिए के नीचे एक पुराना पन्ना मिला। अगर मैं कभी न रहूं तो अपने घर का दरवाजा बंद मत करना, क्योंकि किसी और मां की आह उस दरवाजे तक पहुंच सकती है। नंदिनी ने वह पन्ना फ्रेम करवा दिया और घर के गेट पर टांग दिया। अब जब कोई भी औरत रोती हुई दरवाजे पर आती, कविता उसे अंदर ले जाती और कहती, यह घर तुम्हारा है। धीरे धीरे सावित्री निवास एक संस्था बन गई, प्यार और सहारे की प्रतीक। एक टीवी चैनल ने जब यह कहानी दिखाई तो हजारों लोगों ने संदेश भेजे, हम भी ऐसे घर बनाना चाहते हैं। राजन ने जवाब दिया, घर बनाने के लिए दीवारों की नहीं, दिल की जरूरत होती है। हर साल सावित्री के जन्मदिन पर एक खास कार्यक्रम होता। सब मिलकर वृद्धाश्रम के लोगों को आमंत्रित करते। कविता उनके लिए खाना बनाती, नंदिनी गाना गाती और राजन भाषण देता। मां का प्यार अमर है। एक साल नंदिनी ने कहा, पापा, मैं चाहती हूं कि मैं भी वृद्धाश्रम जाकर रहूं कुछ दिनों के लिए, ताकि समझ सकूं कि दादी ने क्या महसूस किया था। राजन ने पहले मना किया, फिर मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटी, जा, शायद तेरा दिल कुछ नया सीखे। वृद्धाश्रम में नंदिनी ने देखा कितनी माएं अकेली हैं, कितने चेहरे मुस्कान को तरस रहे हैं। उसने वहीं बच्चों के लिए एक छोटा संगीत वर्ग शुरू किया, ताकि बुजुर्ग और बच्चे साथ हंस सकें। जब वह लौटी, उसने कहा, पापा, मैं बड़ी होकर डॉक्टर नहीं, दिलों की मरहम लगाने वाली बनना चाहती हूं। कविता ने उसे गले लगाया, तू अपनी दादी की असली पोती है। सालों बाद सावित्री निवास ने शहर में दर्जनों घर खोले। हर जगह एक ही संदेश लिखा था, किसी मां को अकेला मत छोड़ो। यह अब सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन गया था। राजन अब उम्र दराज हो चुका था। एक शाम वह अपनी मां की तस्वीर के सामने बैठा और बोला, मां, अब मुझे डर नहीं लगता बुढ़ापे से, क्योंकि मैंने तुम्हारी तरह जीना सीख लिया है। कविता उसके पास आई, हाथ थाम कर कहा, तुम्हारी मां ने हमें इंसान बना दिया, वरना हम तो बस जिम्मेदारी निभा रहे थे। नंदिनी अब एक युवा महिला बन चुकी थी, जिसने सामाजिक कार्यों में नाम कमाया था। एक पत्रकार ने पूछा, तुम्हारी प्रेरणा कौन है? उसने मुस्कुराकर कहा, मेरी दादी, जिन्होंने अपना रूप बदलकर हमें पहचान दी। एक दिन उसने वृद्धाश्रम जाकर वहां की दीवार पर लिखा, सावित्री देवी, वो मां जिसने दुनिया को ममता का असली मतलब सिखाया। चारों ओर शांति छा गई और हवा में वही पुरानी चंदन की खुशबू लौट आई। शाम को घर में एक मोमबत्ती जलाई गई। कविता ने कहा, आज मां जी की आत्मा खुश होगी। राजन ने धीरे से कहा, मां जी कभी गई ही नहीं, वो तो हमारे भीतर जिंदा हैं। अब हर आने वाला अतिथि सावित्री के कमरे में जाकर कुछ पल बैठता। कोई उनकी तस्वीर को प्रणाम करता, कोई चुपचाप आंखें बंद करके मन में बात करता। वह कमरा अब एक मंदिर जैसा था। कविता ने तय किया कि अब यह घर हमेशा समाज के लिए खुला रहेगा। उसने वसीयत में लिखा, इस घर की दीवारें किसी को रोके नहीं, बल्कि थामे। राजन ने हर रविवार वृद्धाश्रम जाना अपनी आदत बना ली थी। वह जाकर सबको खाना खिलाता, कहानियां सुनाता, और जब कोई पूछता, आप कौन हैं, वह मुस्कुराकर कहता, मैं सावित्री का बेटा हूं। एक रात राजन ने सपना देखा। उसकी मां सफेद साड़ी में खड़ी है, चेहरे पर वही शांति, हाथ में दिया। उन्होंने कहा, बेटा, अब मैं सच में घर लौट आई हूं। राजन नींद से उठा, आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में सुकून था। साल गुजरते गए। सावित्री निवास अब देश भर में प्रसिद्ध नाम बन गया। कई युवाओं ने वृद्धों की सेवा को जीवन का उद्देश्य बना लिया। नंदिनी अब एक एनजीओ चलाती थी, मां का घर। उसका नारा था, हर मां को प्यार चाहिए, दया नहीं। जब किसी पत्रकार ने पूछा, क्या तुम्हें अपनी दादी की याद आती है? उसने कहा, नहीं, क्योंकि वो कभी गई ही नहीं। वो हर उस मां में है जो यहां मुस्कुरा रही है। कविता अब बूढ़ी हो चली थी। एक शाम वह सावित्री की तस्वीर के सामने बैठी बोली, मां जी, अब मैं आपके पास आना चाहती हूं, लेकिन जाने से पहले मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा भी वही करे जो आपने सिखाया था। राजन ने उसे देखा, कहा, अब कोई मां अकेली नहीं रहेगी, यह वादा है। कविता मुस्कुराई और बोली, तो अब मैं निश्चिंत हूं। उस रात उसने आंखें बंद कीं,
और लगा जैसे हवा में किसी की मीठी आवाज गूंज रही हो। बेटी, स्वागत है। अब सावित्री निवास के गेट पर दो नाम थे, सावित्री देवी और कविता राजन, दो औरतें जिन्होंने अपने जीवन से दुनिया को सिखाया कि प्यार कभी उम्र का मोहताज नहीं होता। नंदिनी ने जब वह पट्टिका लगाई तो आंसू उसके गालों पर बह निकले। उसने कहा, अब यह घर हमेशा मांओं के नाम रहेगा। शहर के हर कोने में लोग कहते, अगर मां जैसी मूरत देखनी है तो सावित्री निवास चले जाओ। वहां कोई अकेला नहीं था, क्योंकि हर आत्मा को वहां मां मिल जाती थी। और इस तरह वह औरत जिसने वृद्धाश्रम से भागकर नया रूप लिया था, अब सिर्फ अपने घर नहीं लौटी, उसने हर घर में मां की परिभाषा लौटा दी। उसकी कहानी एक सबक बन गई। मां कभी पुरानी नहीं होती, बस कभी कभी उसे पहचानने के लिए हमें नया दिल चाहिए होता है। रात का सन्नाटा था। सावित्री देवी के पुराने कमरे में मोमबत्ती जल रही थी। दीवार पर टंगी तस्वीर के पास अचानक हल्की हवा चली और दिया थरथराया। नंदिनी पास से गुजरी तो उसने सुना जैसे कोई धीमे स्वर में कह रहा हो, बेटी दीपक बुझाना नहीं। वह ठिठक गई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन उसकी आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, दादी, मैं आपकी बात सुन रही हूं। अगली सुबह नंदिनी ने सपना अपनी मां कविता को बताया। कविता मुस्कुराई। बेटी, जब किसी का प्रेम अमर हो जाता है तो उसकी आवाज हवा में मिल जाती है। वह बोली, तुम्हारी दादी अब कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर हैं, हर काम में, हर भावना में। सावित्री निवास अब एक आंदोलन बन चुका था। शहर के बच्चे वहां खेलने आते, बुजुर्ग मुस्कुराने लगे थे। दीवारों पर लिखा था, यहां हर उम्र को नया जीवन मिलता है। हर दिन कोई नया चेहरा आता और सावित्री की कहानी सुनकर रोता, फिर मुस्कुराता। राजन अब वृद्धाश्रमों के खिलाफ नहीं था, बल्कि उन्होंने उन्हें बदलने का प्रण लिया था। उसने सरकार के साथ मिलकर एक नई नीति बनाई। हर वृद्धाश्रम में परिवार जैसा माहौल होना चाहिए। मंत्रालय में उसके शब्द गूंजे, अगर मां को घर से बाहर रहना ही पड़े तो वहां भी उसे घर जैसा सुकून मिले। एक दिन एक महिला वहां आई। उसकी कहानी सावित्री जैसी ही थी। बेटे ने उसे छोड़ दिया था। नंदिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आप अकेली नहीं हैं, यहां हर मां आपकी तरह है। वह रो पड़ी और बोली, अगर सावित्री होती तो वो भी यही कहती। धीरे धीरे सावित्री की यादें सिर्फ एक नाम नहीं, एक दर्शन बन गईं। स्कूलों में उनके नाम पर सावित्री दिवस मनाया जाने लगा। बच्चों को सिखाया जाता कि मां की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। नंदिनी ने अब एक किताब लिखनी शुरू की, वो मां जो घर लौटी। उसमें उसने हर वो पंक्ति लिखी जो उसकी दादी ने कभी कही थी। पहला वाक्य था, कभी किसी मां से यह मत कहना कि अब तेरी जरूरत नहीं रही, क्योंकि जिस दिन वो चली जाएगी उसी दिन तुम्हारा घर अनाथ हो जाएगा। किताब जब प्रकाशित हुई तो पूरे देश में हलचल मच गई। लोग रोते हुए उसे पढ़ते और समझते कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सच्चाई है जो हर घर में कहीं ना कहीं दोहराई जा रही है। कविता अब बहुत बूढ़ी हो गई थी। उसके बाल सफेद, लेकिन आंखों में अब भी वही गर्मजोशी थी जो उसने सावित्री से सीखी थी। वह हर सुबह अपने पोते पोतियों को गोद में लेकर कहानियां सुनाती। एक मां थी जिसने रूप बदला ताकि उसका घर फिर से प्यार करना सीख जाए। वो बच्चे हंसते, पर कुछ देर बाद सब शांत हो जाते। उनमें से एक ने कहा, दादी, क्या वो मां सच में लौट आई थी? कविता ने मुस्कुराकर कहा, हां बेटा, वो लौटी थी, लेकिन एक रूप में नहीं, लाखों दिलों में। एक रात नंदिनी को फिर वही सपना आया। उसने देखा दादी सावित्री एक उज्जवल प्रकाश में खड़ी हैं। उन्होंने सफेद साड़ी पहनी है और उनके हाथ में वही दीपक है। उन्होंने कहा, बेटी, मेरा सफर पूरा हुआ, अब तेरा समय है, तू वो कर जो मैंने शुरू किया था। सुबह होते ही नंदिनी ने निर्णय लिया, वह अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदर्स होम नाम की संस्था शुरू करेगी जो दुनिया भर की वृद्ध महिलाओं को सहारा देगी। उसने कहा, अब मां सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होगी, बल्कि हर आत्मा की रोशनी होगी। राजन ने अपनी बेटी को देखा और उसकी आंखों में वही चमक देखी जो कभी उसकी मां की आंखों में थी। उसने कहा, सावित्री फिर से लौट आई है, इस बार तेरे रूप में। साल बीतते गए। मदर्स होम ने 100 से ज्यादा केंद्र खोले, भारत, नेपाल, श्रीलंका और अफ्रीका तक। हर दीवार पर एक ही पंक्ति लिखी थी, मां को मत छोड़ो, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। मीडिया ने नंदिनी से पूछा, तुम्हें इतनी प्रेरणा कहां से मिली? वह मुस्कुराई, एक औरत से
जिसने मुझे सिखाया कि त्याग ही सबसे बड़ी शक्ति है। उस दिन उसने अपनी संस्था के उद्घाटन समारोह में सावित्री की पुरानी साड़ी प्रदर्शित की। लोगों ने उस साड़ी को देखकर प्रणाम किया। किसी ने कहा, यह कपड़ा नहीं, आशीर्वाद है। जब दीपक जलाया गया तो हवा में वही चंदन की खुशबू फैल गई। कविता ने आंसू पोंछते हुए कहा, सावित्री, आज तुम्हारा सपना सच हुआ। राजन अब चलने फिरने में कमजोर हो गया था, लेकिन जब भी वह मदर्स होम के किसी सेंटर में जाता, लोग उसके चरण छूते। वह बस कहता, मैं तो सिर्फ एक बेटा हूं जिसने अपनी मां की बात मानी। एक दिन वह अपनी कुर्सी पर बैठा था। सामने सावित्री की तस्वीर रखी थी। उसने धीरे से कहा, मां, अब मुझे भी आना है तुम्हारे पास। उसने आंखें बंद कीं और चेहरे पर मुस्कान आई, जैसे कोई पुराना वादा पूरा हो गया हो। कविता उसके पास दौड़ी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजन की आत्मा शांति से चली गई थी। उसके होठों पर आखिरी शब्द थे, मां, अब घर लौट आया हूं। अंतिम संस्कार के बाद नंदिनी ने उनकी अस्थियां उसी नदी में प्रवाहित की जहां सावित्री की राख विसर्जित हुई थी। वह बोली, अब मां बेटा साथ हैं, हमेशा के लिए। उस दिन नदी के ऊपर हल्की हवा चली और पानी की लहरों पर सूरज की किरणें पड़ीं। ऐसा लगा जैसे सावित्री देवी खुद कह रही हों, धन्यवाद मेरी बेटी। सालों बाद नंदिनी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, द वुमन हु केम होम। यह फिल्म सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में दिखाई गई। लोग रोए, कुछ ने अपनी मां को फोन किया, कुछ ने वृद्धाश्रम जाकर अपनी गलती सुधारी। फिल्म खत्म होते ही स्क्रीन पर एक लाइन आई, मां चली गई, लेकिन उसके लौटने की कहानी अब हर घर में दोहराई जाएगी। नंदिनी मंच पर खड़ी थी। तालियों की गूंज पूरे सभागार में थी, लेकिन उसकी आंखें आसमान में थीं। दादी, ये सब आपके लिए है। और जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो, उसे महसूस हुआ, मैं यहीं हूं। बेटी। अब सावित्री निवास एक तीर्थ स्थल बन चुका था। लोग दूर दूर से आते, तस्वीर के आगे फूल चढ़ाते। कुछ माएं वहां बैठकर अपने बच्चों की तस्वीरें देखतीं और कहतीं, अब हम अकेले नहीं हैं। दीवार पर नई पट्टिका लगी थी, यह घर एक मां के लौटने की कहानी है। नीचे लिखा था, मां कभी जाती नहीं, बस रूप बदलती है। कविता अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। एक सुबह उसने नंदिनी को बुलाया, बेटी, मैं जा रही हूं, लेकिन याद रखना, हर मां के भीतर एक सावित्री होती है, बस उसे जगाना पड़ता है। नंदिनी ने रोते हुए सिर झुका लिया। मां, मैं वादा करती हूं, मैं हर उस मां को ढूंढूंगी जिसे उसका घर भूल गया है। उस दिन कविता ने शांति से आंखें बंद की। कमरे में दीपक जल रहा था और बाहर आसमान पर हल्की रोशनी फैल रही थी। ऐसा लगा जैसे तीन आत्माएं, सावित्री, राजन और कविता, एक साथ मुस्कुरा रही हों। कई साल बाद मदर्स होम ने 100वां केंद्र खोला। उस दिन नंदिनी ने मंच पर कहा, यह कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जब तक कोई मां भूली जाएगी, सावित्री लौटेगी। उस वक्त पूरा हॉल खड़ा हो गया। लोगों की आंखों में आंसू थे। किसी ने कहा, हमारी जिंदगी बदल गई इस कहानी से। नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा, कहानी नहीं, यह सच्चाई है। अब हर स्कूल में सावित्री कक्षा शुरू हुई, जहां बच्चों को सिखाया जाता कि मां के बिना कोई घर नहीं बनता। बच्चे कहते, हमारी दुनिया की पहली हीरो हमारी मां। एक दिन नंदिनी को एक छोटा बच्चा मिला जो सड़क पर रो रहा था। उसने पूछा, क्या हुआ? बच्चा बोला, मां नाराज होकर घर चली गई। नंदिनी ने उसे गोद में लिया और कहा, चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ आती हूं। शायद तुम्हारी मां को भी अब लौटना है। उस दिन जब वह बच्चा अपनी मां से मिला, दोनों फूट फूट कर रो पड़े। नंदिनी ने महसूस किया, सावित्री फिर लौट आई, इस छोटे बच्चे के रूप में। अब जब कोई पूछता, क्या सावित्री सच में अस्तित्व में थी, नंदिनी बस मुस्कुराकर कहती, जब भी कोई मां माफ करती है, सावित्री वहीं होती है। हर साल उनके नाम पर मां पुरस्कार दिया जाता है, उन औरतों को जिन्होंने परिवार, समाज या दुनिया को प्रेम से जोड़ा। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, नंदिनी सावित्री निवास के गेट पर खड़ी थी। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और कहा, दादी, अब मैं थक गई हूं। एक हल्की हवा चली और किसी की फुसफुसाहट आई, थकान भी पूजा होती है बेटी, अब आराम कर। उसने दिया जलाया और अपने जीवन की आखिरी प्रविष्टि अपनी डायरी में लिखी, मां लौट आई और अब हर मां घर लौटेगी। उस रात शहर की हर गली में एक दीपक जला। लोग कहते हैं वो सावित्री की आत्मा थी जो हर घर में आशीर्वाद देने आई थी। और इस तरह वह कहानी, जो एक वृद्धाश्रम के गेट से शुरू हुई थी,
अब अनगिनत घरों के दिलों में अमर हो गई, क्योंकि जब कोई माँ अपने बच्चों को माफ करती है तब दुनिया फिर से घर बन जाती है। माँ लौट आई थी, और इस बार हमेशा के लिए।